नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पर, जहां आपके टीचर बनने के सपने को पूरा करने में आपके साथ हम विगत वर्षों में आए आपके प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं कि कैसे आगामी अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम में आप अपनी परीक्षा को बेहतर ढंग से दे सकें और आपके प्रश्न जो आप एग्ज़ाम में आपके समक्ष होंगे, जिनको आपको उत्तरित करना है, वो सारे के सारे उत्तर सही हों। मैं आपको हिंदी भाषा, व्याकरण और साथ ही साथ हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र पे बात कर रही हूँ। हम 30 दिसंबर 2021 के जो प्रश्न पत्र आए हुए थे, उसमें से व्याकरण वाले पार्ट को कर चुके थे। अब हम बात करेंगे उसके शिक्षण शास्त्र वाले भाग पे, जहाँ आपके मुख्यतः जो प्रश्न होते हैं वो बनते हैं। आप जानते हैं कि मुख्य सिद्धांत जो आपके बच्चे में अधिगम को लेके मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। बच्चे अधिगम में किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, अधिगम की उपागम क्या होते हैं, उसके अप्रोच क्या होते हैं, उसकी विधियाँ क्या होती हैं, क्या ऐसा चीज़ें बच्चे करते हैं जो उनके सीखने की हर प्रक्रिया को दर्शाता है। उपचारात्मक, निदानात्मक या जो भी तरीके हमारे हैं शिक्षण को देने में, उसमें भाषा के साथ पाठ्यपुस्तक से लेके अध्यापक और अध्यापक के साथ ही परिवेश का क्या योगदान होता है, इससे संबंधित प्रश्न। और साथ ही साथ आपके जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं कि बच्चों में सीखने में जो कौशल हैं, उन कौशलों में अगर कुछ खामियां हों तो वो किस विकारों में आती हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो आपको तरजीह देनी है, ध्यान देना है उन बातों पे जो प्रश्न रूप में आपके समक्ष आते हैं। तो आइए देखते हैं कि 30 दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र में भाषा शिक्षण शास्त्र के कौन कौन से प्रश्न थे, और उसके जरिए हम जानेंगे कि आने वाले एग्जाम में हमें कैसे बेहतर ढंग से परीक्षा को देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले प्रश्न पे, जहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना था। 4 कथन और उसमें से एक सही कथन की अगर जांच करनी है, आपको लेना है, तो जाहिर सी बात है उसमें से 3 कथन क्या होंगे, असत्य होंगे, सत्य नहीं होंगे। जब भी हम सत्य को, जब प्रश्न के रूप में ये रूप दिखाया गया हो कि सत्य कथन को छांटिए या इसमें से सत्य क्या हो सकता है, इसका तात्पर्य कि असत्य 3 है और एक सत्य है। पढ़ते हैं हम विकल्पों को कि प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित की जाती है। दूसरे पे लिखा हुआ है विकल्प में कि प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। फिर लिखा है प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और डी के ऑप्शन में लिखा है कि प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। प्रश्न में जो आपने देखा कि सही कथन और विकल्पों में जो बार बार दोहराव हो रहा है, उसमें जो मुख्य तथ्य आप देख रहे हो, बार बार प्रथम भाषा का उल्लेख किया गया है। जो शब्द बार बार आपके समक्ष आ रहा है वो क्या है, प्रथम भाषा। अब इसका मतलब बच्चे के बोलने से लेके उसके पढ़ने के, उसके वाचन के, उसके श्रवण के रूप में भाषा जब बच्चा पहली बार लेता है तो वह कहाँ से लेता है, इस प्रश्न को पूछा गया है, क्योंकि चारों विकल्पों में प्रथम भाषा की बात की गई है। तो जब प्रथम विकल्प को हम देखेंगे कि प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, तो तुरंत आप याद करो कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनकी ध्वनियों में आप जब देखते हो कि बच्चा कूइंग करता है, बच्चा बेबलिंग करता है, बच्चा फिर एक शब्दों के कुछ एक अक्षरों को लेना शुरू करता है, फिर उसके शब्द बनाता है, फिर धीरे धीरे वो वाक्य के रूप में आता है। तो क्या वो प्रशिक्षण लेता है या वो प्रशिक्षण से सीखता है? तो आप तुरंत कहोगे कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। शिशु प्रथम प्रशिक्षण के द्वारा प्रथम भाषा को लेता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा विकल्प है कि प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है। बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चा, एक विद्यार्थी जब स्कूल जाता है, उसके पास अपनी भाषा होती है, मातृभाषा। अब वो मातृभाषा कोई भी हो सकती है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपके समक्ष कि प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और चौथा है कि प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। जब हम कुइंग की बात करेंगे, बेबलिंग की बात करेंगे, बच्चों के धीरे धीरे एक अक्षर लेने की बात करेंगे, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि ये सचेतन नहीं है।
बच्चे में जो उसके अधिकरण जो बच्चे में सीखने की क्षमता है, जो उसके बोलने की क्षमता है, उसके लिए सचेतन की स्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बच्चा छोटा होता है, 2-3 महीने का होता है, या जब बच्चा शिशु पैदा होता है तो पहले रोता है बच्चा, उसके बाद वो कूइंग करता है, मतलब गुंजन करता है, फिर बच्चा कुछ टूटे फूटे कुछ ध्वनियों को लाता है, उसको बेबलिंग बोलते हैं, बबलाना बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 16 का सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। आपसे सीधे पूछ लिया गया कि कौन सा वह सिद्धांत है जो क्या दिखाता है कि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो आप सबको पता है कि वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सिद्धांत को दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को। तो उसमें से कौन सा आपका सही उत्तर है, आपको इसका उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पता है तो कौन सा उत्तर नहीं आपको ये भी पता होगा, और कौन सा उससे सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित मतलब एक होगा, बाकी तीनों चीज़ें नहीं होंगी इसमें। अब इसमें हमें उत्तर जो देना है उसमें क्या वो प्रक्रिया लेखन है, क्या बच्चे कोरी स्लेट हैं, या निकटस्थ विकास का क्षेत्र की बात की गई है, या आत्मसातीकरण, या फिर वहाँ पे बात किया गया है समायोजन का। तो वाइगोत्स्की के हमें याद रखना है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या बात मुख्यतः कही गई है। तो आप देखोगे जब हम बात करेंगे कि बच्चे कोरी स्लेट हैं, तो आप जानते हैं जॉन लॉक ये मानते थे कि शिशु का मस्तिष्क, किसने कहा था कोरी स्लेट है? जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चों का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट होता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिद्धांत देने वाले थे उनका नाम जॉन लॉक था। ठीक है ना। फिर प्रक्रिया लेखन भी नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो किससे संबंधित है, यह उत्तर है। तो इसमें आपके तीनों ये विकल्प सही उत्तर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब बात करते हैं वाइगोत्स्की तो उनका सीधा कहना है कि इसमें जो मुख्य रूप से काम करता है ZPD, ठीक है ना, ये बात करते हैं ZPD की, जिसका हिंदी रूपांतरण है निकटस्थ विकास क्षेत्र, जहाँ पे वो मानते हैं इस संप्रत्यय कि जो शिक्षार्थी होता है, जो बच्चा होता है, वह स्वयं अपने सीखने में उसके बीच के जो अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो दर्शाती हैं कि बच्चा जो लोगों से मिलता जुलता है उसके सहयोग के माध्यम से वो सीखता है। तो उसके निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो उसको समझाने में भूमिका निभाता है, उसके विकास में निभाता है। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ZPD या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यही सही उत्तर है। क्योंकि वो इसके सिद्धांत के माध्यम से कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने सामाजिक रूप में, जो सांस्कृतिक उसका जो रूप है जहाँ पे वो रह रहा है, वो लोग उसके सीखने में मदद कर रहे होते हैं। तो सही उत्तर निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। वजह क्या है कि सामाजिक संपर्क में आके शिक्षार्थी चीज़ों के साथ विकसित होता है भाषा के संबंध में। अब यहाँ से पूछा गया है आपसे प्रश्न कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है, आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं ध्वनि की तो ध्वनि का एक और नाम है ध्वनि, अर्थात जब मैं किसी एक ऐसे आकृति को भाषा के रूप में मानक मानते हैं, उसके पहले हमारे वाग ध्वनियाँ जब बोलती हैं तो ध्वनि के रूप में साउंड होता है वो। तो जो ध्वनि होती है उसको हम किसकी जो छोटी इकाई मानते हैं या उसको कहते हैं। अब आपके सामने जो विकल्प लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं? वाक्य विन्यास, अर्थ तत्व, और क्या है? मार्फिम और स्वनिम। अब इसमें देखना है आपको कि जो 4 बात की गई हैं उसमें से सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। यहाँ देखिए वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास में क्या होगा? छोटी इकाई पूछी गई है आपसे कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि की क्या है, सार्थक ध्वनि की, वो क्या होगी? क्या वाक्य विन्यास है? बिल्कुल नहीं। अर्थ तत्व क्या करते हैं? हम किसी भी शब्द या किसी भी चीज़ के अर्थ को निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मार्फिम भी नहीं होगा। स्वनिम शब्द है जो ध्वनि के लिए भाषा शास्त्र में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? स्वनिम। 18वें प्रश्न का सही उत्तर स्वनिम हो जाएगा कि भाषा के ध्वनि में सबसे छोटी इकाई ध्वनि की स्वनिम कही जाती है। जैसे हम अ की ध्वनि को बोलते हैं तो उसके लिए हमें मालूम है कि आकृति उसकी अ की यही है,
ये क्या है, ध्वनि को एक रूप में, एक आकृति में हम मानक मान के उसको लिखते हैं। बोलने में जो अ है वो क्या है, जो ध्वनि को अ रूप दिया गया वो स्वर के रूप को बता रहा है, तो छोटी इकाई हमारी स्वनिम हो जाती है। इसके बाद देखिए आपका आया है कि रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं। वह निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण कर रहा है? अब 7 माह का शिशु है। अब 7 माह का शिशु क्या वो शब्दों का प्रयोग करता है, क्या वह वाक्यों का प्रयोग करता है, या वो कूइंग करता है, या वो बेबलिंग करता है? बेबलिंग का मतलब होता है बबलाना, जब उसमें कुछ न कुछ उसमें वर्ड, शब्द, अक्षर आने लगते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात आएगी। पहला है किलकारी मारना। कूइंग कब होता है? बच्चा जन्म लेते ही रोता है, तो रुदन की क्षमता उसमें जन्मजात होती है। फिर बच्चा उसके बाद कुछ ध्वनियाँ निकलनी शुरू होती हैं जिसको हम बोलते हैं कूइंग, गुंजन करना, जिसको आप चाहे किलकारी मारना कहिए, चाहे उसको कूइंग करिए, लेकिन उससे हम जानते हैं कि बच्चा खुश है, बच्चा खुश होके देख रहा है या तो आश्चर्यचकित हो रहा है, तो उसके जो एक्शंस होते हैं उसको ध्वनि में हम देखते हैं कि बच्चा किलकारी की तरह या उसको गुंजन की तरह बोलना हमें सुनाई पड़ने लगता है। स्वनिम सिर्फ ध्वनि तो आ नहीं रही है, ध्वनि तो अलग ही हो गई, ध्वनि स्वनिम शब्द का है। भाषाविद वाचन, छोटा बच्चा है उसको पता ही नहीं कि भाषा क्या होती है, तो भाषा के अकॉर्डिंगली तो वाचन कभी कर ही नहीं सकता है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि 7 माह का रोहित हो चुका है, तब वो क्या करेगा? बेबलिंग करेगा। क्या करेगा वो? किलकारी के बाद वो बच्चा उसमें म, स, प मतलब ऐसे अक्षरों को बोलने लगता है, उसके किलकारी के साथ अक्षर जुड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं बेबलिंग या बबलाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि रोहित जो शिशु है। और देखा आपने ऐसे प्रश्न लगातार आपके 2030 में भी, जो 2021 के 30 दिसंबर को पूछा गया था उसमें भी प्रश्न था, 29 में भी प्रश्न था, और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 30 दिसंबर 2021 की, तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए इस शिशु की अवस्था और उसके बोलने में भाषा के विकास से प्रश्न ज़्यादातर बनते हुए आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वो रोता है, फिर वो उसके बाद कूइंग करता है, फिर वो बेबलिंग करता है, उसके बाद फिर उसके शब्द होने लगते हैं, फिर वो सार्थक शब्दों को लेके वाक्यों में उसको बोलने लगता है। अपने पहले जन्म दिवस के बाद वो टूटे फूटे शब्दों में बातें करने लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 20, जिसमें पूछा गया है कि यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। यह किससे संबंधित है? अब इसमें दिया हुआ है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचते हैं और उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होती है। अब यह सिद्धांत किसने दिया है या यह किससे संबंधित है? प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आप जानते हैं कि इसको भाषाई सापेक्षता परिकल्पना सिद्धांत कहते हैं। ये जो सिद्धांत है जिसमें ये बात कही गई है वो क्या दिखाता है? आपका भाषाई परिकल्पना सिद्धांत। आपके पास जो चार बातें की गई हैं, 4 विकल्पों को पहले देखते हैं हम कि सापिर-वोर्फ परिकल्पना, भाषिक संबद्धता, भाषा सामाजिकरण या भाषा अर्जन। तो तब अगर हम इस सिद्धांत के बारे में अगर बात करेंगे, चूंकि ये पूरे परिवेश के बारे में जो आप सोचते हैं वो है और देखते हैं और भाषा के द्वारा सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए आपको उलझाने के लिए यहाँ पे एक शब्द इंग्लिश में दे दिया है, सापिर-वोर्फ परिकल्पना। अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता है, अगर शिक्षण शास्त्र में आपने इसको ध्यान से नहीं देखा है, तो आप इसका उत्तर सजग होकर दे नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी भी नियम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे 2 शब्द मिलते हैं, एक अंग्रेजी में जो सिद्धांत में दिया गया होता है और दूसरा उसका अनुवाद जो हिंदी में किया गया है। आप जानते हैं जो सापिर-वोर्फ परिकल्पना है, इसको हम बोलते हैं भाषाई सापेक्षता, भाषाई सापेक्षता परिकल्पना। अगर आपको ये नाम पता होता, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे नाम उसका अंग्रेजी का दे दिया है, आंग्ल भाषा का जो शब्द है उसका दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे अगर आपने इसके इंग्लिश के वर्जन को नहीं देखा है तो प्रश्न आप कहीं ना कहीं गलत कर सकते हैं।
सिद्धांत अगर पता है तो किस सिद्धांत में ये बात की गई है उसका आप उत्तर दे पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए प्रश्न को सीधा आपको वह उसका अनुवाद नहीं दिया गया है। यहाँ पे जब हम भाषा जिसमें सिद्धांतकार हैं वो क्या कहते हैं, जब सापिर-बोर्फ परिकल्पना के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें यही कहा गया कि जो बच्चा होता है वो वस्तुओं के बीच के संबंध के बारे में सोच के उसको अपने परिवेश के बारे में देख के तब अपने अधिगम को, अपने सीखने को सही करता है, वो उससे संबंधित होता है। तो ये भाषिक संबद्धता की बात नहीं है, यहाँ पे भाषा के संबंध को नहीं देखा जा रहा है कि किस तरह से संबंधित है, ना पे यहाँ पे सामाजिकरण की बात की गई है, ना भाषा अर्जन की बात की गई है। ये सापिर जो आपका बोर्फ परिकल्पना है उसी का हिंदी अनुवाद है। अगर ये लिखा होता भाषाई सापेक्षता तो आप जानते हैं सापेक्ष बातें हो रही हैं, तो आप उसका उत्तर दे पाते। तो हमें किसी भी सिद्धांत के हिंदी और अंग्रेजी दोनों नामों को देखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा सा प्रश्न घुमाने के लिए वो रूप में आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ का सही उत्तर हो जाएगा आपके 20वें प्रश्न का सापिर बोर्फ परिकल्पना, जो कि भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के रूप में जानी जाती है। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं जल्दी से हम, कि वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपने विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते हैं कहलाती है। क्या कहेंगे जब कोई बच्चा अपने विद्यालयी शिक्षा में क्या करेगा, अपनी मातृभाषा से आरंभ करे और फिर जो विद्यालय में अतिरिक्त भाषाएं हैं उससे हम जब बच्चा जुड़ता है तब उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। अब आप देखिए इसमें दिया है 3-4 जो विकल्प, बुनियादी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा, द्विभाषिक शिक्षा। यहाँ प्रश्न में आपको ध्यान क्या रखना है कि बच्चे के पास क्या है, मातृभाषा है, फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से, भाषाओं में बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। एक भाषा बच्चे के पास अपनी मातृभाषा है और जब वो विद्यालय में आता है तो वहां पे क्या है, अन्य भाषाएं हैं, अन्य भाषा नहीं है। तो जब एक से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे रूप में आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जाती है तो उसमें बच्चे के मातृभाषा पे जोर देते हुए यह बात कही गई थी कि बच्चे को सिखाने का आरंभ करना है मातृभाषा से, फिर उसको अन्य भाषा से जोड़ना है। तो पूछा गया है इसको हम क्या कहते हैं, क्या बुनियादी शिक्षा? तो आप जानते हैं बुनियादी शिक्षा होती है कि जब कोई चीज़ प्रारंभ किया जाए तो बच्चों को हर एक चीज़ों के बुनियाद के बारे में शिक्षित किया जाए, तो इसकी बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। मानवतावादी शिक्षा एक एस्पेक्ट को दिखाता है, इसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि बात यहाँ पे भाषा कौन सी है, कितनी भाषाओं से बच्चा जुड़ रहा है। तो यहाँ पे 2 विकल्प बचे आपके, बहुभाषी और द्विभाषी। द्विभाषी इसलिए गलत हो जाएगा आपका विकल्प क्योंकि मैंने यहाँ कहा ना मातृभाषा और अतिरिक्त भाषाओं, मतलब वो एक भाषा नहीं है। आप जब स्कूल में गए थे बचपन में तो एक आपकी मातृभाषा, अब मातृभाषा जहाँ पे आप जन्म लिए हैं वही होगी। आपके घर के परिवेश में जो भाषा बोली जाती है, हो सकता है हिंदी बोली जाती हो सकता है अंग्रेजी बोली जाती हो सकता है कन्नौजी हो, ब्रजी हो, बुंदेलखंडी हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, ब्रजी हो, कोई भी भाषा हो सकती है, बोली हो सकती है जो आपके परिवेश के लोग बोलते हैं। तो आप उस भाषा को लेके आएंगे, फिर आप इंग्लिश से जुड़ेंगे, आंग्ल भाषा पढ़ेंगे, हिंदी खड़ी बोली की जो मानक भाषा है उससे आप जुड़ेंगे, संस्कृत से आपका जुड़ा होगा, तो क्या हो रहा है, बहुभाषिकता होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुभाषिक शिक्षा। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा पे जोर देते हुए अन्य भाषाओं से जोड़ने की बात करती है। तो आपका सही उत्तर, कल भी मैंने आपसे इसके पहले की क्लासेस में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की आई है उस पर भी प्रश्न हो सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस शिक्षा नीति के बाद ये नीति आई है और इसमें किस बात पे जोर दिया गया है, भाषा के स्तर पे वो प्रश्न बन सकता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 22वां है कि स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन की प्रक्रिया में वयस्कों की अनदेखी करते हैं। फिर लिखा है बुरा व्यवहार करते हैं, बी ऑप्शन। सी है कि वयस्कों की नकल करते हैं और डी बुरी तरह असफल हो जाते हैं। आप शिशु को देखेंगे, हर घर में बच्चा होता है और बच्चों को आपने ज़रूर देखा होगा। आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे अगर लड़के हैं तो वो अपने पिता की सेविंग क्रीम लेके अपने दाढ़ी मूंछ को बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा बच्चा।
अगर छोटी बच्ची है तो माँ की साड़ियों के साथ, उनके मेकअप के साथ अपने आप को सजाने और तैयार करने की कोशिश करती है। तो ये क्या है? अनुकरण है कि बच्चे क्या करते हैं, वयस्कों की अनदेखी कभी नहीं करते हैं। वो अपने परिवेश के हर चीज पे उनका ध्यान होता है, कौन क्या कैसे कर रहा है। तो अनदेखी करते हैं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बुरा व्यवहार करते हैं ऐसा भी नहीं होगा। अगर अनदेखी करते तो बुरा व्यवहार क्या है बच्चे को क्या पता, वो कहाँ से उस चीज को सीखता। तो अगर बच्चा बुरा व्यवहार करेगा या अच्छा व्यवहार करेगा, वो क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने आसपास के परिवेश में उन चीजों को देख रहा है। तो यहाँ पे बुरी तरह असफल, बच्चे असफल नहीं होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो यहाँ पे तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे आपके। और वयस्कों की नकल करते हैं, बच्चा अनुकरण करता है फिर उसका समायोजन करता है। बच्चा सीखता है चीज़ों को देख देख के कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसको ऐसे करेंगे। आप देखो बहुत से बच्चे लोगों के चलने की नकल करते हैं, बोलने की नकल करते हैं, छोटे बच्चे। तो उनके मुख से सुनना भी अच्छा लगता है जब किसी की वो नकल कर रहे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उनकी भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, वो परिवेश से सीख रहे हैं। और स्किनर की राय में यही बात आती है। तो अगर आपको मान लीजिए इसमें से विकल्प छांटने में गड़बड़ी है, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर स्किनर को पढ़ा हुआ है तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। हर बार की तरह फिर से एक बार दोहराती हूँ इस बात को कि आप लोगों को सिद्धांतों को जरूर याद रखना है। आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे, जहां पे जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उससे एक प्रश्न बना है कि पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे, फिर उसमें आपका रिक्त स्थान दिया गया है कि माध्यम से भाषा सीखते हैं। लेखन एवं वाचन, आत्मसातीकरण एवं समायोजन, तीसरा विकल्प है प्रयास एवं त्रुटि, और चौथा है आपका कि आकार। अब आपको यहाँ उत्तर देना है किस बात का, कि पियाजे ने जो आपका अनुकरण पे यह सुझाव दिया गया कि बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा, अगर आपने जॉन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा है, मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने बच्चों को लेके कोई राय दी है, कोई सिद्धांत दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके सिद्धांत में जब वो कहते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, इन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है वो दिया था कि बच्चे का मस्तिष्क जैसे जैसे बढ़ता है वो क्या होता है, अपने माहौल में सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है और क्या करता है, उसे कठिन प्रत्ययों में सीखने लगता है। बच्चा देखता है फिर अपने व्यवहार से उसको सीखने की कोशिश करता है और इसके लिए उसको उपयुक्त वातावरण की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने क्या क्या बातें की थी, उसकी जो मुख्य बातें थी पियाजे के सिद्धांत में, पहला था उनका समावेशन, जो उन्होंने बात की थी कि पहली बात होती है समावेशन की, दूसरी बात होती है अनुकूलन की। पहली बात किसकी है? समावेशन। दूसरी बात है अनुकूलन। अनुकूलन की बात। अब देखिए चीजें कब हमें सहज हो जाएंगी, जब हमें सिद्धांत के बारे में वो मुख्य बातें पता हों। अगर हमें पता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में मूल बात क्या है, जब हमने कहा कि पहला सिद्धांत क्या है उनका, समावेशन का है, अनुकूलन है, आत्मसातीकरण और समायोजन। तीसरा है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और चौथा है आपका समायोजन। अब आपको ये चार चीजें पता थी। अगर ये चार चीजें हमें पता हैं तो प्रश्न के विकल्प में कुछ भी दिया हो, सही उत्तर हम हमेशा पा जाएंगे। कैसे? समावेशन हो, अनुकूलन हो, आत्मसातीकरण हो या समायोजन हो, यही उसका उत्तर होगा। अब देखते हैं, लेखन और वाचन पूछा गया है, तो हो सकता है बच्चे लेखन वाचन से सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक है उनके सिद्धांत के अनुसार ये उत्तर गलत है। फिर है प्रयास एवं त्रुटि, बच्चे प्रयास करते हैं, त्रुटि होती है, लेकिन जीन पियाजे के सिद्धांत में इसकी बात नहीं की गई है, क्योंकि उनका माध्यम किसका है? समावेशन का, अनुकूलन का, आत्मसातीकरण का और उसके बाद समायोजन का। तो जाहिर सी बात है हम उसके दो विकल्पों को यहाँ देख रहे हैं जिसमें आत्मसातीकरण और समायोजन दिया हुआ है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 प्रश्न का, प्रश्न संख्या 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत के बारे में आपको मुख्य बातें पता थी, तो आपने उसका उत्तर सही दे दिया। आपको स्वयं उसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें हैं,
जो बच्चे के भाषा के अधिगम में जरूरी हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है कि जीन पियाजे ने जो बात की थी उसमें मुख्य बात क्या है। चलिए अब आते हैं हम 24वें प्रश्न पे। जल्दी से प्रश्न पढ़ते हैं कि भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सिखाने चाहिए वो क्या कहलाते हैं। भाषा अधिगम के लिए जो आधारभूत कौशल हैं, आधारभूत कौशल कौन से हैं? आप सबको पता है कि हमारे जो कौशल हैं वो आपके श्रवण, वाचन, पठन और लेखन की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि अधिकार प्राप्त करने के लिए वाक्यों के जिस तरह के नमूने चाहिए उसे हम क्या कहते हैं। अब उसका उत्तर क्या हो सकता है देखते हैं। पहला ऑप्शन है उद्दीपन, दूसरा है आपका आत्मसातीकरण, तीसरा है आपका उत्तर जो आपका विकल्प दिया है संरचना और समूह अधिगम। अब सही उत्तर इसका क्या होगा आपको ये सर्च करना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो भाषा अधिगम के जो नमूने होते हैं उनमें जो सबसे मुख्य चीज़ क्या होगी? उद्दीपन भी जरूरी है, आत्मसातीकरण भी जरूरी है, संरचना भी जरूरी है, या आपका ये समूह अधिगम भी जरूरी है। लेकिन आपको इसमें वो चीज़ देखनी है जो सबसे आधारभूत कौशल पे उसको कराए। तो इसमें क्या होगा, जब हम संरचना बनाएंगे चीज़ों की, क्या करेंगे, जब बच्चों को नमूनों के लिए ये उद्दीपन कब होगा? बच्चे में होगा ना उद्दीपन। जब हमारे पास कोई पहले से ही स्क्रिप्ट हो, कोई संरचना हो, तब न बच्चे उस बात से उद्दीप्त होंगे, सीखने के लिए प्रयासरत होंगे, तब न आत्मसातीकरण करेंगे, तब न उनका एक साथ सीखना होगा। कब? जब वो संरचना के रूप में आप उसके सामने रखेंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन कब? जब संरचनात्मक रूप से बच्चों के सामने आप देंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? है सब उद्दीपन, आत्मसातीकरण, समूह अधिगम ये बच्चों में होता है सीखने के लिए, कौशलों को पूरा करने के लिए। जो कौशल उसके हैं वो विकसित होते हैं, लेकिन संरचना के बाद जब बच्चों के सामने वो नमूने के रूप में होगा तब बच्चा उद्दीप्त होगा, सीखने के लिए प्रयासरत होगा, उन चीज़ों को आत्मसातीकरण भी करेगा, उसको सीखेगा भी, उसके बाद उसका एक साथ बच्चों के साथ समूह में अधिगम भी होगा। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। 25वें प्रश्न में आते हैं। अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी का घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। जब बच्चा अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर का भाषा का इस्तेमाल, जो शिक्षार्थी जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, शिक्षक जब उसकी भाषा का प्रयोग करे, यहाँ पे बच्चों के लिए प्रश्न नहीं है, क्या कहा गया, निर्देश पढ़ाते हुए उस विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। जब शिक्षक बच्चे के घर के भाषा का इस्तेमाल कर ले। और यहाँ पे एक चीज देखिए, अतिरिक्त द्वितीय भाषा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ते हुए। जब बच्चे की भाषा का, घर की भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो क्या वो बुनियादी भाषा होगी? बिल्कुल नहीं। बहुभाषिकता हो सकती है क्या? क्योंकि इसके पहले एक बहुभाषिकता पे प्रश्न बना था। तो क्या ये भी उसी प्रश्न का उत्तर है? तो आप देखोगे अतिरिक्त द्वितीय भाषा लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 बार 2 शब्द हैं, बहुभाषिकता भी है और द्विभाषिक भी लिखा हुआ है। तो कौन सा उत्तर सर्वाधिक सत्य के करीब होगा? सटीकता तो बिल्कुल नहीं। सटीकता का मतलब हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसी में तथ्य को सही रूप से रख देना होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इन दोनों में आपको बहुत ही सजग होकर प्रश्न के सही उत्तर को देना होगा। बहुभाषिकता होती है सिखाने में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि द्वितीय भाषा की बात तो हो रही है। एक भाषा हो गई द्वितीय भाषा और दूसरी बच्चे की मातृभाषा या बच्चे की भाषा, तो क्या हो जाएगा, द्विभाषिक। बच्चों को समझाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग किया गया, तो द्विभाषिक हो जाएगा, बहुभाषिक नहीं होगा। और इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में छुपा हुआ है। अगर हर बार कहती हूँ कि जब भी प्रश्न पढ़िए, प्रश्न को अतिरिक्त सजगता के साथ पढ़िए, कभी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं हो सकता है। ध्यान दिया आपने कि द्वितीय भाषा में
वो ऑलरेडी प्रथम भाषा की बात ही नहीं हो रही है, द्वितीय भाषा में शिक्षक पढ़ रहा है, बता रहा है बच्चों को, उसके बाद वो शिक्षार्थी की भाषा से जुड़ जाता है। तो एक द्वितीय भाषा और दूसरी बच्चे की भाषा, तो क्या हो गया, द्वितीय भाषिक, द्विभाषिक हो जाएगा। सही उत्तर आपका 25 का सी हो जाएगा। चलिए आते हैं हम जल्दी से 26वें प्रश्न पे कि द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उसके बाद रिक्त स्थान क्या भरेंगे इसमें कि केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन में दिया है कि 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन में है 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और डी है कि किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं हर बार कहती हूँ कि सबसे पहले जो बिल्कुल ही सत्य प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है उनको इरेज कर दीजिए, उसे गलत करके काट के अलग कर दीजिए। अब 3 विकल्प सामने दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी, विकल्प बिल्कुल भी सही नहीं होगा, हमने इसे दूर कर दिया। द्विभाषा लिखा है तो द्विभाषिक का मतलब 2 भाषा होता है, तो केवल एक भाषा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में भी यही प्रश्न था और उसी प्रश्न के ही संबंधित एक प्रश्न आपके समक्ष और आ गया, तो आपने 2 जो सही विकल्प नहीं थे हटा दिया। 2 विकल्प हैं, 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग, जब 2 लिखा हुआ है तो 3 का शब्द आना ही नहीं है, बहुभाषिकता की बात ही नहीं होगी। तो चूंकि 2 भाषाओं की बात हो रही है, द्विभाषिक शिक्षा, 2 भाषाओं की शिक्षा, तो क्या हो गई वो 2 भाषाओं का प्रयोग ही तो होगा। आपके प्रश्न में ही उत्तर को छुपा के रखा है द्विभाषिक में। तो द्विभाषिक, द्वि का मतलब 2, तो द्विभाषिक में आपका उत्तर कि 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 26वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है कि स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चे कब सीखते हैं, सर्वाधिक रूप से भाषा ग्रहण करते हैं। आपके सामने जिनकी बात की है वो स्किनर के सिद्धांत को आप क्या है कि बच्चे अभ्यास, नकल और रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त करते हैं। स्किनर कहते हैं कि जब बच्चा अभ्यास करता है, रटता है, याद करता है तो भाषा की क्षमता बढ़ती है। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, तो चॉम्स्की उनसे थोड़ा सा इतर बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं वाइगोत्स्की तो क्या कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ये सिद्धांत वाइगोत्स्की जी ने दिया। और जब बात करते हैं पियाजे तो कहते हैं कि भाषा परिवेश में बच्चा अंतःक्रिया से भाषा सीखता है। चारों लोग क्या कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। और यहाँ क्या पूछा गया है कि स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं, प्रश्न संख्या 27 और 27 का सही उत्तर। जब मैंने आपसे 4 लोगों की बात की, 4 लोगों में स्किनर की बात की, चॉम्स्की की बात की, वाइगोत्स्की की बात की और जीन पियाजे की बात की, और चारों के सिद्धांतों की मैंने बात की, तो अब इन विकल्पों में देखना है कि कौशलों का अभिनय करके क्या इन्होंने कहा था, तो बिल्कुल नहीं। इसके कौशल का अभिनय, भाषा यहाँ पे अर्जित करने की बात की जा रही है, तो अभिनय करके वो प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। पठन एवं लेखन भी नहीं होगा। बोलने के समृद्ध परिवेश की बात कौन कर रहे हैं, जीन पियाजे जी कर रहे हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। चूंकि स्किनर मानते हैं कि बच्चा अभ्यास करता है, रटता है, याद करता है और वो सीखता है आकार के अनुसार, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। छोटे छोटे चीज़ों में जैसे मैंने आपको 4 चीज़ बताई कि स्किनर ये मानते हैं, चॉम्स्की ये मानते हैं, वाइगोत्स्की ये मानते हैं और आपके जीन पियाजे ये मानते हैं। आप भी इसको याद कर लीजिए फटाक से और कभी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। स्किनर ने नकल करना, बच्चों का अभ्यास करना, रटने को माना है क्षमता भाषा अर्जन की। आपके चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, इसको भी याद रखिए। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपका उत्तर चॉम्स्की होंगे। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे अपने सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, तो आपको उसका उत्तर मालूम रहेगा। जब आप करेंगे बात जीन पियाजे की तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो आपके उत्तर कभी गलत नहीं होंगे। हमारा भी कोई प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा और हम आगामी अगस्त में होने वाले परीक्षा में किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि तथ्यों की जानकारी हमें पूर्णतः होने वाली है और करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं होता है पढ़ने के अलावा। आते हैं जल्दी से अपने 28वें प्रश्न पे।
देखते हैं क्या है प्रश्न कि पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे पशु और मानव के बीच में वह महत्वपूर्ण, अब महत्वपूर्ण का मतलब ऐसा चीज, ऐसा अंतर जो पशु में ना हो मानव में हो, वो अंतर कौन सा होगा। पहला विकल्प है कि पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, तो मनुष्य भी तो कर सकता है, तो ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। क्यों? अगर पशु भावनाएं संप्रेषित कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो मानव भावनाएं संप्रेषित करते हैं, ये भी सही नहीं होगा। दोनों में भावनाएं होती हैं, तो दोनों भावनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं, ये अंतर नहीं है। फिर है कि पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, व्यक्ति भी करते हैं, मानव भी करता है अपनी सुरक्षा को लेके। तो जब चौथे पे हम पहुंचते हैं कि मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं, अब इसमें से मैंने सारे कट कर दिए, सारे विकल्प। अब आप बताइए कि कौन सा सबसे सटीक विकल्प हो सकता है। अब पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, मानव भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, चारों चीजें क्या हो रही हैं, एक एक के साथ जुड़ी हुई हैं। अब सही उत्तर हमारा क्या होगा, इस पर हम आएंगे। पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, किससे? संकेत से। सुरक्षा की भावनाओं के लिए पशु क्या करते हैं, अपने समूह में रहते हैं, आवाजें निकालते हैं, मनुष्य भी करता है। लेकिन ऐसी खास क्या आपके पास है जो पशुओं के पास नहीं है? ध्वनि, वर्ण और भाषा। तो आप अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए आप कहोगे कि पशुओं के पास भी है, उनके पास ध्वनि है मात्र, उन ध्वनियों में किसी आकार की प्रतिमूर्ति नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? मानव भावनाओं को बोल के संप्रेषित कर सकते हैं। तो भाषा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें सब में है, लेकिन मुख्य अंतर क्या है, उनके पास भाषा नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो? भाषा का शिक्षण शास्त्र। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मानव और पशु में मुख्य अंतर क्या है, भाषिकता के मूर्त रूप का। पशुओं में भाषा उनकी अपनी है, लेकिन वो उसको कोई और नहीं समझ सकता है, लेकिन हमारी भाषा अगर कोई और सीख ले, कोई अन्य भाषी हो, तो वो भी समझ सकता है और बोल सकता है। तो ये मुख्य अंतर आपका हो जाएगा। 28वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 29वां कि पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को संकलित करने के लिए किसी एक परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। संकलित है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। पियाजे ने क्या कहा है कि समायोजन, दो में बांटना, आत्मसातीकरण या निकटस्थ विकास। तो पियाजे की बात की गई है। इसके पहले हमने बात किया था कि किसकी बात करते हैं, वो अंतःक्रिया परिवेश को मानते हैं। जो अंतःक्रिया किसकी है, परिवेश से बच्चा उससे अंतःक्रिया सीखता है। वहां पे उन्होंने बात की थी, आत्मसातीकरण की बात की थी, अनुकूलन की बात की थी, समायोजन की बात की थी। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा उत्तर उसमें हो जाएगा। निकटस्थ विकास की बात है, इन्होंने बिल्कुल नहीं की। इसका सही उत्तर जो हमारा है वो है समायोजन, क्योंकि वो अंतःक्रिया करता है, उसके अनुसार समायोजित होता है अपने आप को, अनुकूलन करता है, आत्मसातीकरण करता है। ये बच्चे के सीखने की प्रक्रिया है। तो दो में बांटना नहीं, समायोजन नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी परिवेश को बदलने की प्रक्रिया, जब परिवेश में आके वो समायोजित हो रहा है अंतःक्रिया के द्वारा, तो वो समायोजन कहलाएगा। तो हमारा सही उत्तर 29 का ए हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं 30 दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र में आया हुआ शिक्षण शास्त्र का कि द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है, और कौन सी भाषा उसके साथ प्रयोग होती है। तो कह रहे हैं कि प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, बी लिखा है द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, सी संकेत भाषा सिखाई जाती है, या डी सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है। प्रश्न था कि द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो दो भाषाओं के शिक्षण की प्रक्रिया है, उसमें शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ, मतलब जो घर की भाषा है उसके साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम भाषा के निर्देश नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा द्विभाषिक में द्वितीय भाषा की बात हो रही है, तो द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं, ये हमारा सही उत्तर
हो जाएगा, न कि संकेत भाषा सिखाना, न कि सार्वभौम व्याकरण सिखाना। क्योंकि बात द्वितीय भाषा में घर की भाषा के साथ किसका प्रयोग, तो दूसरी भाषा के अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। आपने देखा कि इस प्रश्न पत्र में बहुतायत में द्विभाषी बातों को लेके प्रश्न 2-3 बने थे, 2-3 प्रश्न आपसे पूछे गए और आपने बहुत ही सजगता के साथ उनके उत्तरों को समझा और उसके उत्तरों को दिया। तो आप जानते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य गैलेक्सी टीचर क्लासेस का आपको सफल शिक्षक बनाना और आने वाले एग्ज़ाम अगस्त में आपको शिक्षक के उस पात्रता एग्ज़ाम में आपको आप कैसे उसमें बन सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, इसकी हम हमेशा आपके साथ मिलके प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और ये हमारा प्रयास तब तक आपके साथ जब तक आप उस अपने उद्देश्य को प्रतिपूर्त नहीं कर लेते हैं, पाने लेते हैं। तो देखते रहिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गैलेक्सी टीचर क्लासेज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके पहले क्लास को सब्सक्राइब भी करिए, हमारी वीडियोज़ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।